बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की हमारी वीडियो का मौजू है सोज़श रहम यानी बच्चादानी की सोज़श। इसकी क्या अलामत है और इसका क्या इलाज है। ख़वातीन आजकल इसकी वजह से बड़ी परेशान हैं और वो मुख्तलिफ़ टोटके और एलोपैथिक दवा इस्तेमाल करती रहती हैं, जिसकी वजह से इन्हें ख़ासी परेशानी का सामना करता है। आज हम अब आपको बताएंगे कि बच्चादानी की सोज़श को कैसे ख़त्म किया जाता है और उसकी अलामत कैसे चेक की जाती हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल घर का डॉक्टर पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि ऐसी मालूमाती वीडियो आपको बार बार मिल सके। जी नाज़रीन, जवान और शादीशुदा ख़वातीन में रहम की सोज़श या बच्चादानी की सोज़श और एंडोमेट्रियोसिस कैसा मर्ज़ है जो न सिर्फ औरतों की जिस्मानी सेहत पर असरअंदाज होता है बल्कि नफ्सियाती जज्बात को बुरी तरह मजरूह करता है। इस मर्ज़ में बच्चादानी की अंदरूनी गशाओं यानी एंडोमेट्रियम की तहों के दरमियान के खलियात यानी एंडोमेट्रियल सेल्स में सोज़श हो जाती है और ये खलियात हर माह हैज़ के दौरान बच्चादानी की एंडोमेट्रियम से अलहदा होते रहते हैं। बच्चादानी की एंडोमेट्रियम से उतरने वाले ये खलियात दौरान हैज़ खून के ज़ायद दबाव की वजह से महबली रुकावट के बायस बच्चादानी से खारिज होने की बजाय काज़फ नालियों में यानी फ्लोपिन ट्यूबों के रास्ते पेट में पहुंच जाते हैं। यहाँ ये बारितून पर और बच्चादानी के अतराफ नज़दीकी अज़ा पर चिमट जाते हैं। अंदरूनी अज़ा पर चिपके हुए ये खलियात जिनसी हार्मोन के ज़ेर असर एंडोमेट्रियम की तरह ही अपने मखसूस अफराजी फेल सर अंजाम देते रहते हैं और तकसीमी अमल के ज़रिए अपनी तादाद में इजाफ़ा करते हुए पेट में मौजूद अज़ा पर फैलते रहते हैं। चूँकि ये मर्ज़ सिर्फ बच्चादानी तक महदूद नहीं रहता बल्कि पेट में करीब के दूसरे अज़ा इसकी गिरफ्त में आ जाते हैं और नाभ से नीचे दोनों तरह में मौजूद अज़ा पर एंडोमेटेरियल सेल्स फैल जाते हैं। इसलिए इन बीमार खलियात के फैलाव की वजह से इस मरीज़ को एंडोमेट्रियोसिस कहा जाता है। एक बार एंडोमेट्रियम के खलियात पेट में दाखिल हो जाएं तो इन्हें फैलने से रोकना आसान नहीं है। इसलिए जो ख़वातीन एक बार इस मर्ज़ में मुब्तला हो जाएं इनमें मर्ज़ बतदरीज बढ़ता ही चला जाता है। मरीज़ ख़वातीन मुतासरा अज़ा और शिद्दत मर्ज़ के मुताबिक मुख्तलिफ अलामात बताती रहती हैं। आम अलामात में कमर के दर्द के साथ हैज़ का अखराज, हम बिस्तरी के दौरान या बाद में दर्द और बेऔलादी शामिल है। इस मर्ज़ में मुब्तला ख़वातीन कमर दर्द, सर दर्द, मतली, कै, ब्लड प्रेशर, थकावट और बेचैनी वगैरह के अलावा जिनसी कमज़ोरी या हैज़ की मकदार और दौरानियों में बेरब्तगी की शिकायत करती रहती हैं। शदीद अलामात में पेट के निचले हिस्से में बच्चादानी को मसलते और कूटते हुए चुभनदार दर्द कभी पेट के एक हिस्से में या सारे पेट में या रीढ़ की हड्डी तक चला जाता है और कभी मकद से रानों तक फैलता है, जिसके बाद बाद ख़वातीन टांगों में अकड़न महसूस करती हैं। कई ख़वातीन को मतली, कै और इसहाल भी होते रहते हैं। हैज़ शुरू होने से पहले दर्द में शिद्दत होती है जो रफ्ता रफ्ता कम होकर बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। मज़मन या क्रानिक मर्ज़ की सूरत में दर्द कमोपेश दौरों के साथ होता रहता है। एंडोमेट्रियोसिस का फैलाव जिस उज़व तक पहुंच जाए इसके मुताबिक अलामात ज़ाहिर होती रहती हैं। मिसाल के तौर पर मसाना तक मर्ज़ के फैलाव से पेशाब की हाजत और इखराज के साथ दर्द और कभी पेशाब में खून की अमेज़िश भी शामिल हो जाती है। असाल की सूरत में मर्ज़ मकद और बड़ी आंत तक फैल जाता है। मरीज़ ख़वातीन थकन में मुब्तला, चिड़चिड़ी और शवरों से बेजार रहती हैं। ताहम हर मरीज़ा मुख्तलिफ अलामात की शिकायत करती हैं। जदीद तबी सहूलियात और एलोपैथिक सिस्टम में एंडोमेट्रियोसिस के मर्ज़ में मुब्तला ख़वातीन का इलाज 3 तरीक़ों से किया जाता है। नंबर 1, दर्द कम कर देने वाली अदवात का इस्तेमाल। नंबर 2, हार्मोन्स का इस्तेमाल। नंबर 3, ऑपरेशन के बाद बच्चादानी या कभी बच्चादानी को बैदादानियों समेत निकाल दिया जाता है और साथ ही अज़ा पर चिपके हुए खलियात की तह को मुमकिन हद तक उतार कर निकाल दिया जाता है। असूल इलाज का जो भी तरीका अपनाया जाए मरीज़ की उम्र, मर्ज़ की अलामात, इसकी सेहत और औलाद की ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए
اس کی برداشت کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیے۔ علاج کے نتیجے کا دارومدار درست فیصلہ کرنے پر منحصر ہے۔ ہر طریقہ علاج سے علامات خصوصاً درد کی شدت میں کمی آ جانے کے بعد دوبارہ سے درد شروع ہو جانے کے امکانات برقرار رہتے ہیں۔ بے اولاد خواتین کے لیے اولاد کا اصول نہایت اہم ہے۔ اسے علاج کا ایسا طریقہ بنایا جائے جس سے اولاد حاصل کرنے میں رکاوٹ کے امکانات کم سے کم ہوں اور انہیں اولاد کے قابل بنانے کی کوشش کی جائے۔ کسی بھی دوائی طریقہ علاج سے مرض پر قابو نہ پایا جا سکے تو آپریشن کا طریقہ اپنایا جاتا ہے۔ ناظرین، کیسی لگی آج کی ہماری یہ معلوماتی ویڈیو؟ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم۔